हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VIP ALS क्लासेस पर। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन 50 प्रश्नों में से आपके 3 प्रश्न एकदम पक्के हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में केमिस्ट्री के पेपर जो 8 मार्च को होना है उसमें आने ही आने हैं। मैं क्या कह रहा हूं, इससे पहले मैंने एक वीडियो और कराई है जिसमें 40 प्रश्न लिए हैं, वो आपके फर्स्ट केमिस्ट्री के थे। और अब ये 50 क्वेश्चन आपकी सेकंड केमिस्ट्री के हैं। ठीक है ना, आप चाहे तो उसे भी देखकर आ सकते हैं। और फिजिक्स के भी मैंने आपको फर्स्ट फिजिक्स के 50 क्वेश्चन करा चुका हूं, और सेकंड फिजिक्स के भी मैं 50 क्वेश्चन और लेके आऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 12 नंबर के बनेंगे, सर वो कैसे? तो 6 नंबर के आपके फिजिक्स में बनेंगे और आपके 6 नंबर के केमिस्ट्री में। ये आपके 12 नंबर एकदम पक्के हैं, आप टेंशन मत लो। अगर आप ये मेरी 4 वीडियो लगा लेते हो तो आपके 12 नंबर कहीं गए नहीं है। ठीक है, तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रश्न है और क्या क्या उनके आंसर हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपके सामने वो है RMgX तथा जल अभिक्रिया से बनता है। तो आप सभी जानते हो कि RMgX जो होता है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। ठीक है, तो मैं लिख के आपको हर प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाकायदा कॉन्सेप्ट के थ्रू में बताऊंगा आपको। तो RMgX ये आपका हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब बोला क्या है, जल से अभिक्रिया, और जल होता है आपका HOH यानी H2। तो आप एक बात ध्यान रखें, जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन होगी तो उसमें ये वाला बॉन्ड है ना, ये हमेशा टूटता है, क्योंकि ये वीक बॉन्ड होता है और ये आपका सॉलिड यानी कि ताकतवर बॉन्ड होता है। ये कभी नहीं टूटता है, ये हमेशा टूटता है। और HOH के बारे में तो आप जानते ही हैं कि हमेशा H और H में से H प्लस निकलता है और OH माइनस निकलता है। अब ये जो H प्लस और R है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और बन जाता है RH। और आप सभी जानते हो कि RH क्या होता है, एल्केन। तो एल्केन बनेगा RH। अब ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन एकदम गलत, दूसरा ऑप्शन एकदम राइट, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा RH। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2 डिग्री एमीन है, तो 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन होते क्या है पहले मैं बताता हूं आपको। अगर मैं एमीन से, सॉरी अमोनिया से NH3 से, इसमें से अगर मैं एक H निकाल लूं और इसमें एक एल्किल समूह जोड़ दूं तो ये बन जाता है आपका RNH2। और अगर इसमें से एक H और निकाल लूं और एक R और जोड़ दूं तो ये बन जाएगा R2NH। इसमें से अगर मैं एक H और निकाल लूं जो बची हुई है और एक R एल्किल समूह और जोड़ दूं तो ये बन जाएगी R3N। तो अब जो सामने आपके हैं RNH2, R2NH, R3N, ये तीनों हैं आपके 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, यानी कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। अब मेरा ऑप्शन मिला लो आप। तो 2 डिग्री एमीन में बोला है R2NH होगा, R2NH कौन सा है? तो ये तो NH3 अमोनिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है आपका RNH2, ये आपका प्राथमिक एमीन है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है R2N, ये भी गलत है। R2NH, हाँ देखो बिल्कुल मिल गया, डी है आपका R2NH, ये आपका एकदम ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगले प्रश्न में चले हम। तो RX का NAI की अभिक्रिया का नाम क्या है? बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये आपका तैयारी कराने का। आप यूं मान लो कि आपके सभी कार्बनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टरों की कितनी अच्छी तैयारी है, आप इन 50 प्रश्नों से देख सकते हैं। ठीक है ना, आपका 5 चैप्टर का इतना अच्छा रिवीजन होगा, आप अगर इन्हें कर लेते हो बहुत अच्छा, आपको पता चलेगा हम कितने पानी में हैं और कितने पानी के ऊपर हैं। तो RX आपका हेलो एल्केन है, आप सभी जानते हो। NaI सोडियम आयोडाइड है, तो जब हेलो एल्केन की NaI से रिएक्शन कराई जाती है तो यह आपकी हेलोजन विनिमय अभिक्रिया है। कैसी है? हेलोजन विनिमय। और हेलोजन विनिमय अभिक्रिया आपकी 2 है आपके सिलेबस में, एक है फ्रैंकलिस्टीन अभिक्रिया, एक है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो फ्रैंकलिस्टीन अभिक्रिया में यूज किया जाता है NaI, तो इसमें ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, फ्रैंकलिस्टीन अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया है, वुर्ज अभिक्रिया है, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया है, ये आप जानते होंगे। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया में आपकी RMgX बनता है, जैसा कि ऊपर ये है। वुर्ज अभिक्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है, हेलो एल्केन की। वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया में आपके हेलो एल्केन भी आते हैं और हेलो एरीन्स भी आते हैं, और रिएक्शन कराई जाती है सोडियम धातु से। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, फ्रैंकलिस्टीन अभिक्रिया। फोर्थ आपका क्वेश्चन है,
RnH2 का HNO2, तो RnH2 अभी बताया था मैंने क्या है, तो RnH2 आपका प्राथमिक एमीन है। और जब प्राथमिक एमीन की आप HNO2 यानी कि आप नाइट्रिक अम्ल से, नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन कराते हैं, तो हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि हमेशा एल्कोहल बनता है। अगर आप मन तन, धन तो होता ही है, मन तन से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अवश्य पता होगा कि यहाँ पर आपका एल्कोहल बनेगा। मैं एक बार से करके दिखा देता हूं। ये है आपका RnH2 और HNO2 लिखेंगे कैसे, देखो इस प्रकार HNO2, तो HON डबल बॉन्ड O, इस प्रकार लिखेंगे HNO2 को। जब मैं इसे इस प्रकार लिखता हूं, जब मैं इसे इस प्रकार लिखता हूं, तो इसमें जो OH है ना मेरा, OH देखो, ध्यान ध्यान देखो, OH है ना, वो इधर R के संग जुड़ जाती है और ROH एल्कोहल आपका बन के तैयार हो जाता है। इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, सबसे इंपोर्टेंट मान लो, तुम क्या कह रहा हूं, ल्यूकास अभिकर्मक। सर ये आता कहां है ल्यूकास अभिकर्मक पूरी केमिस्ट्री में, तो पूरी केमिस्ट्री में बेटा जो एल्कोहल फिनोल वाला चैप्टर है, एल्कोहल फिनोल वाला जो चैप्टर है, और इसमें एक और है ईथर, ये आपका दूसरा जो कार्बनिक रसायन का चैप्टर है, उसमें आपका आता है ल्यूकास परीक्षण, और एक होता है आपका विक्टर मेयर परीक्षण। दोनों ही परीक्षण मैंने वीडियो में करा रखे हैं। अगर आपको जानना है कि दोनों ही परीक्षण में क्या होता है, कैसे होते हैं, तो वीडियो में जा सकते हैं, चैनल पे वीडियो डली हुई है, बाकायदा आप सर्च कर सकते हैं, वहां आपका मिल जाएगा। तो ल्यूकास अभिकर्मक में जब कभी भी हम एल्कोहल को टेस्ट करते हैं, प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल है, तो हम वहां पर ल्यूकास अभिकर्मक लेते हैं, जो कि आपका सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 होता है। तो इस प्रकार ए ऑप्शन एकदम हो जाएगा। क्या बोला मैंने, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। अगर आप मेरी बात ध्यान सुनो, मैं क्या कर रहा हूं पर, अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल में अगर आप ल्यूकास अभिकर्मक मिलाएंगे तो उसमें धुंधलापन नहीं आएगा, ठीक है ना, गर्म करेंगे तब धुंधलापन आएगा, ठीक है, तो ये पहचान है 1 डिग्री की। अगर आपका तुरंत धुंधलापन आता है तो वो आपका 3 डिग्री है, कुछ देर बाद धुंधलापन आता है तो 2 डिग्री है, लेकिन आता ही नहीं है धुंधलापन तो 1 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार होता है आपका ल्यूकास परीक्षण, और ल्यूकास परीक्षण को करने के लिए यूज करते हैं ल्यूकास अभिकर्मक का, और वो होता है सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। अगला प्रश्न है आपका एसीटैल्डेहाइड और एसीटोन में विभेद के लिए उपयुक्त अभिकर्मक है। ये सभी सेकंड केमिस्ट्री है। अब आप ये देख लो कि आपको कितना आता है, कितनी आपकी तैयारी है, क्योंकि सर पर पेपर है आपके। तो एसीटैल्डेहाइड होता है आपका C6H5CHO, ये तो बेंजल्डेहाइड हो गया, सॉरी, एसीटैल्डेहाइड होगा CH3CHO, ये होता है एसीटैल्डेहाइड। अरे हमें उससे कुछ नहीं लेना है, क्या है एसीटैल्डेहाइड, क्या फॉर्मूला है, कुछ नहीं लेना है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि एसीटैल्डेहाइड आपका एक एल्डिहाइड है, एसीटैल्डेहाइड आपका एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, और एसीटोन यानी कीटोन, कीटोन होगा ये। तो सर इससे क्या है, तो ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन है। अब इन दोनों में मुझे पता करना है कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है, तो उसके लिए कौन सा अभिकर्मक सबसे बेस्ट है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक बिल्कुल गलत, हिंसबर्ग अभिकर्मक आता है आपका एमीन के लिए, मैं बता देता हूं आपका, हिंसबर्ग अभिकर्मक एमीन के लिए। ल्यूकास अभिकर्मक अभी बताया था एल्कोहल के लिए, ROH के लिए, लेकिन जो आपका सिर्फ अभिकर्मक है वो आता है एल्डिहाइड के लिए। सिर्फ अभिकर्मक टेस्ट, टॉलन अभिकर्मक टेस्ट, हेलिन विलियन अभिकर्मक टेस्ट, ये सभी टेस्ट मैंने वेंडिक्ट विलियन टेस्ट, ये चारों के चारों मैंने आपके वीडियो में करा रखे हैं। अगर आपको इन्हें डिटेल से देखना है तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो सिर्फ अभिकर्मक, टॉलन अभिकर्मक, फेलिन विलियन अभिकर्मक, बेंडिक्ट विलियन अभिकर्मक, ये चारों के चारों आपके किसके लिए है, एल्डिहाइड के लिए। जब भी ये दिखे एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करना है तो सिर्फ अभिकर्मक से हम पहचान लेंगे, क्योंकि सिर्फ अभिकर्मक एल्डिहाइड से तो रिएक्शन करेगा लेकिन कीटोन से रिएक्शन नहीं करेगा। अगली पे 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एमीन कार्बन एमीन से अभिक्रिया नहीं देती है। तो ये बात अब यहां सभी रुके, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास ध्यान सुने, ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कार्बिल एमीन अभिक्रिया इतनी इंपोर्टेंट है भाई साहब, मैंने आपके 50 प्रश्न प्रीवियस ईयर के जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 हुआ, 2023 हुआ, 2022 हुआ, 21 हुआ, 21 में तो पेपर नहीं हुए थे, पिछले सालों के जितने भी पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनमें सब में देखा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया तो पूछा ही जाता है। मैंने इसमें कार्बिल एमीन अभिक्रिया से बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए, टेंशन मत लेना, ठीक है ना।
तो देखो किस प्रकार है। तो कार्बन एमीन अभिक्रिया के बारे में आप एक बात ध्यान रखें। वो बात क्या सर? बात ये है कि कार्बन एमीन अभिक्रिया ना वो हमेशा 1 डिग्री एमीन से होती है। बिल्कुल सही सर, हाँ बिल्कुल। प्राथमिक एमीन ही आपका कार्बन एमीन अभिक्रिया दिखाता है, और प्राथमिक एमीन में बता चुका हूं RNH2। तो आ जाओ, तो ये देखो निम्न में से कौन एमीन कार्बन एमीन अभिक्रिया नहीं देता है? नहीं देता ये पूछा है, तो प्राथमिक एमीन होगा वो देगा, और अगर द्वितीयक एमीन होगा नहीं देगा, तृतीयक एमीन होगा नहीं देगा। तो CH3NH2 ये भी प्राथमिक एमीन है, यानी ये कार्बन एमीन अभिक्रिया देगा। CH2NH2 NH2 पीछे है ना, वो प्राथमिक एमीन है NH2। देखो यहाँ पर RNH2 जहां होगा वो 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन होगा। तो यहाँ पर भी NH2 है, यहाँ पर भी NH2 और यहाँ पर भी NH2 है। तो ये तीनों आपके कार्बन एमीन अभिक्रिया देंगे, लेकिन ये आपका सी ऑप्शन इसमें कार्बन एमीन अभिक्रिया नहीं देगा। तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही रहेगा। देखो आप इसमें NH है, और NH वाला क्या है सर? तो NH वाला तो सर R2 द्वितीयक एमीन है, और द्वितीयक एमीन या तृतीयक एमीन कार्बन एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। क्या समझे आप? हमेशा कार्बन एमीन अभिक्रिया देगा प्राथमिक एमीन, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सभी जानते हैं, ये आपका जैव अणु वाले चैप्टर से, जैव अणु वाले चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी मैंने ले लिए हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी, आप सभी जानते हैं रतौंधी। और रक्तता, खून का थक्का में हमने, ये विटामिन के है। नपुंसकता विटामिन ई है। त्वचा के रोग है जैसे रिकेट्स विकेट्स है, और वो स्कर्वी है, वो विटामिन डी से होते हैं। ठीक है, तो रतौंधी आपका होता है विटामिन ए से। आपका 8वां प्रश्न हो गया आपका ये, ठीक है। अच्छा, इसका एक नाम और ध्यान रखना, इसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, NIGHT, नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। ऐसा होता है इसमें, रतौंधी में होता क्या है सर? तो रतौंधी में ये होता है कि आपको ना रात में दिखाई नहीं देगा। तो आप कहोगे सर रात में किसको दिखाई देता है? किसी को दिखाई नहीं देता। नहीं, वो तो बात आपकी सही है, रात में जितना भी थोड़ा बहुत आपको दिखाई देता है ना, वो भी दिखाई नहीं देगा। शाम के समय आपको ऐसा लगेगा कि रात के 12 बज गए, इतना अंधेरा हो जाएगा आंखों के सामने। तो ये आपकी रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस है, रात को दिखाई नहीं देता इसमें रतौंधी में, ठीक है ना। आप याद रखेंगे विटामिन ए। आगे आ जाओ, इटार्ड अभिक्रिया में टालुइन को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकरण। तो आपने इटार्ड अभिक्रिया पक्का पढ़ी होगी, जो कि आपकी बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि है। बेंजल्डिहाइड होता है आपका C6H5CH, ये बेंजल्डिहाइड है, और ये बनता किससे है? तो ये आपका बनता है बेंजीन से। तो बेंजीन से बनता है आपका C6H5, और इसमें जो रिएक्शन होती है ना, वो होती है क्रोमिल क्लोराइड की, क्रोमिल क्लोराइड। तो क्रोमिल क्लोराइड में रिएक्शन करता है, और इसका सूत्र होता है CrO2Cl2। अब इसमें पूछा ये है कि इटार्ड अभिक्रिया में टालुइन को, अच्छा टालुइन है C6H5CH3, ये टालुइन होता है। यहाँ पर टालुइन को बेंजल्डिहाइड में कौन बदलता है? तो बेंजल्डिहाइड में कौन बदलता है? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एकदम गलत। सी ऑप्शन Cl2 द्वारा गलत। डी ऑप्शन ये भी गलत है। बी ऑप्शन एकदम सही है, जैसा मैंने बोला था क्रोमिल क्लोराइड होता है, जो कि इसमें बी इसमें रिएक्शन करता है और आपका बेंजल्डिहाइड बनाता है। ये हमारे 9 क्वेश्चन हो गए, अभी और बचे हैं 41 मिनट, एक एक करके सभी प्रश्नों को हम करेंगे। आ जाओ, आगे आ जाओ। अगला आपका 10वां प्रश्न है, वो देखें आप। 10वां आपका प्रश्न क्या है? 10वां है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनोल से होने पर क्या प्राप्त होगा? तो इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखना। रिएक्शन है थोड़ी लंबी है, कुछ नहीं हो जाएगी आपकी। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना देता हूं। तो ये होता है आपका C6H5N2Cl, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है। C6H5N2Cl, ये आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है। अब इसकी क्षारीय माध्यम में फिनोल से अभिक्रिया करानी है। तो क्षारीय माध्यम में, यानी मैं कोई माध्यम ले रहा हूं, क्षारीय NaOH लेता हूं मैं क्षारीय, और फिनोल से रिएक्शन कराएंगे। तो जब फिनोल से रिएक्शन कराते हैं, ये होता है C6H5OH। तो यहां से होता क्या है, इसमें से Cl और इसमें से एक HCl बाहर निकल जाता है। क्या समझे आप? इसमें से यहां से एक H और ये Cl निकल जाता है, HCl बन जाता है आपका C6H5N2, और फिर इधर C6H4OH, ये बनता है आपका। ये जो इतना बड़ा यौगिक है C6H5N2, ये N2 लिखा हुआ है, N2 C6H4, सर ये H4 कैसे हो गया? तो यहां से एक H यहां से निकला था, Cl यहां से निकला था, HCl निकल गया था, और OH, ये OH तो लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? तो इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो पैरा हाइड्रोक्सी ये हो गया, एजो ये हो गया, बेंजीन ये हो गया। तो इस प्रकार इसमें ए ऑप्शन एकदम सही है। सर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे? तो बिल्कुल पूछे जाएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से प्रत्येक रिएक्शन को।
और मेरी माने तो जितनी भी नाम की अवक्रियाएं हैं और जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको मैंने बताई है या आपके टीचर ने बताई होंगी, उन रिएक्शन में से आप देखें क्या क्या इंपोर्टेंट है, उन रिएक्शन को ध्यान से पढ़ें, उनका उत्प्रेरक पढ़ें क्या है, उनमें क्या बन रहा है वो भी पढ़ें, जो भी कुछ है उनमें सब पढ़ें, ठीक है ना। आ जाओ, किसी विटामिन की कमी से, देखो फिर आगे क्वेश्चन, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जय बड़ू से मैंने देखा है इसमें, ज्यादातर पूछे गए हैं वो विटामिनों से पूछे गए हैं। तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो रतौंधी अभी बताया मैंने विटामिन ए की कमी से। आ जाओ आगे, विटामिन ए रतौंधी रात को दिखाई नहीं देता, नाइट ब्लाइंडनेस, वो अभी सब जानते हो, मैंने बता दिया है। 12 एसिल क्लोराइड के रोजनमुंड अपचन से प्राप्त होता है। देखो इस अभिक्रिया को देखो ध्यान से मैं बताऊं, तो एसिल क्लोराइड होता है आपका CH3COCl। जब इसका रोजनमुंड अपचयन करते हैं, रोजनमुंड अपचयन जो होता है आपका वो जिंक अमलगम की उपस्थिति में होता है। जिंक अमलगम होता है आपका, जिंक अमलगम क्या होता है, जिंक अमलगम शायद उसमें आता है क्लीमेंसन अपचयन में। ये रोजनमुंड अपचयन है। रोजनमुंड अपचयन में हम पैलेडियम और बैरियम सल्फेट की उपस्थिति लेते हैं। बैरियम सल्फेट और पैलेडियम उबलती जाएगी, ये होता है ना, हाँ यही होता है, समझ गया, ध्यान आ गया, एकदम मस्त जाता है। तो एसिल क्लोराइड को रोजनमुंड अपचयन में करते क्या है, एसिल क्लोराइड को पैलेडियम और बैरियम सल्फेट उबलती जाने में अपचयन कराते हैं, यानी इसमें हाइड्रोजन रिएक्शन कराते हैं। तो होता क्या सर इसमें, तो होता ये है कि CH3CO और यहां से एक H CHO बन जाता है, यानी एल्डिहाइड इसमें बन जाता है CH3CHO। इसमें यही पूछा है कि प्राप्त क्या होता है, तो आपका पहला ऑप्शन प्यारा सा एकदम धैर्य से टिक मार दो, एल्डिहाइड इसमें बनेगा। मैं कहता रहा हूं नाम की रिएक्शन है, सभी इंपोर्टेंट आप पढ़ लेंगे। तो रोजनमुंड अपचयन में एकदम एल्डिहाइड बन जाएगा आपका, ठीक है। 13वीं रिएक्शन है, निम्नलिखित में से कौन आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। तो आइसोसाइनाइड जो परीक्षण है वो आपका एमीन ही देता है। कैसे सर, कैसे जरा बताना। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया है ना, वो यूं मान लो कि आपके पेपर में उसका एक क्वेश्चन छप गया और कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आपका आइसोसाइनाइड बनता है, दुर्गंध युक्त पदार्थ। और ये आइसोसाइनाइड बनता है, ये प्राथमिक एमीन का होता है। अभी मैंने पीछे बताया था, ध्यान करो, अभी मैंने ये इधर गया, अभी पीछे पढ़ता हूं, अभी मैंने यहां पीछे बताया था। ये माइक खाली कोई बात नहीं है, हाँ ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया अभी बताया था मैंने, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्राथमिक एमीन से होती है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया प्राथमिक एमीन से होगी और क्लोरोफॉर्म उसमें आएगा और आपका एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। और एल्किल आइसोसाइनाइड एक आपका क्या है, दुर्गंध युक्त विषैला पदार्थ है। तो इसमें यही पूछा है कि आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है तो ये प्राथमिक एमीन के साथ होगा, प्राथमिक एमीन। तो द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है, तो इसमें प्राथमिक एमीन एकदम से हो जाएगा। 14वें प्रश्न में चलते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल आप सभी जानते हो किस चैप्टर की बात हो रही है, सबसे पहली बात तो ये है, ये जैव अणु चैप्टर से आपका प्रश्न है। आपका जैव अणु चैप्टर जो आपका लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, बायोमोलिक्यूल्स, उसका जो क्वेश्चन है आपका न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक अम्ल दो हैं आपके, एक तो DNA है और एक आपका RNA है। अब उसमें पूछा है कि न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड सर होते क्या है। तो देखो इसमें होता है आपका, इधर तो निकला होता है एमीन, एमीन क्षारक, एमीन क्षारक तो इधर निकले होते हैं, और यहां होता है आपका शर्करा, शर्करा, और नीचे होते हैं फास्फेट, फास्फेट। तीन चीज होती है इसमें, शर्करा होती है, फास्फेट होता है और एमीन क्षारक होते हैं। तो ये शर्करा फास्फेट, फिर नीचे आएगा आपका शर्करा और नीचे फिर इसके फास्फेट और फिर साइड में इधर होगा क्षारक। तो इस प्रकार ये आपस में किससे जुड़े होते हैं, फास्फेट एस्टर बंधन द्वारा। ये फास्फेट शर्करा के बीच में बंध है और फिर अगला वाला जो एक और न्यूक्लियोटाइड आएगा उसके बीच में बंध होगा और नीचे शर्करा लिखा होगा। तो यानी कि जितने भी न्यूक्लियोटाइड है, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, ऐसे ही आते जाएंगे। तो जितने भी न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में जुड़े होते हैं फास्फोडाइएस्टर बंधों द्वारा। तो ये इसमें एक बी ऑप्शन हो जाएगा। पेप्टाइड बंध नहीं है, पेप्टाइड बंध आपका इंपोर्टेंट है। पेप्टाइड बंध आता है प्रोटीन्स में, प्रोटीन जो आपस में जुड़े होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं, जो एमिनो अम्ल जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बंधों द्वारा। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा फास्फोडाइएस्टर बंधों द्वारा न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन एकदम सही। 15वां है यौगिक जिसमें क्षारकीय प्राबल्य सबसे अधिक। ये अब प्रश्न ध्यान से सुने, मैं क्या कह रहा हूं। क्षारकीय प्रबलता इन तीनों में से, चार ऑप्शन है, सबसे ज्यादा किसकी क्षारकीय प्रबलता है। तो ये पहली बात मैं बता दूं, तो ये भी एमीन है, ये भी एमीन है, ये भी एमीन है, एमीन है। और जितने भी एमीन होते हैं,
वो सभी आपके क्षार होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। ये आपके लुईस साइंटिस्ट ने बताई थी कि जो एमीन है वो इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो दान करेगा वो लुईस क्षार कहलाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं एमीन, इसलिए ये लुईस क्षार होते हैं। तो अब इनमें चार ऑप्शनों में से कौन सा ज्यादा ताकतवर प्रबल क्षार है वो बात करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से लिखें, नोट पॉइंट में लिख लें सभी बच्चे, ध्यान से लिखो। हमारे लिख ले भाई, तू क्यों बैठा है, ठीक है ना, यही पेपर में सब कुछ और इससे अलग कुछ नहीं आएगा, टेंशन मत ले। तो नोट पॉइंट है, तो 3 डिग्री एमीन होता है आपका, अभी मैंने बताया था 3 डिग्री एमीन जो आपका R3N होता है, सबसे ज्यादा क्षार होता है वो। उसके बाद है आपका 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन यानी आपका R2NH, उससे कम क्षार होता है। और उससे कम क्षार की होता है आपका 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन यानी RNH2। और सबसे कम क्षारी होता है NH3 अमोनिया। ये ट्रिक आप ध्यान रखें मेरी, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर जब कभी भी एमीन की क्षारीय प्रबलता की बात करें तो 3 डिग्री एमीन सबसे क्षारीय, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम और सबसे कम अमोनिया होता है। अब चलते हैं उस प्रश्न में। तो प्रश्न आपका सामने है कि यौगिक जिसमें क्षारकीय प्रबलता सबसे अधिक है और सबसे अधिक क्षार वो होगा जो 3 डिग्री एमीन होगा। तो NH आ रहा है, ये 2 डिग्री है, NH2 1 डिग्री है, NH3 अमीन है, तो N आ गया, ये N R3N, तो 3 डिग्री एमीन है और 3 डिग्री एमीन का यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, सबसे अधिक क्षार होता है आपका 3 डिग्री एमीन। ये आप ध्यान रखें, आप कहीं कॉपी में धोखा के चुपचाप लिख लें इस चीज को, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब ये हमने 15 क्वेश्चन किए, अब चलते हैं हम 16वें प्रश्न पर, ठीक है। 16वां प्रश्न है आपका, यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है। तो डाइसैकेराइड का मतलब क्या है? डाइसैकेराइड का मतलब यह है कि जिसमें दो मोनोसैकेराइड हो, मोनोसैकेराइड हो, मोनोसैकेराइड यानी कि C6H12O6, ये एक सैकेराइड है, ये आपका C6H12O6 ये मोनोसैकेराइड है, ये एक सैकेराइड है। अगर ऐसे ही C6 और C12 होता है तो डाइसैकेराइड होता है। देखो इधर देखो, इस चीज को समझ लेते हैं हम। अगर इसमें मैंने लिख दिया C6H12O6, ये हो गया मोनोसैकेराइड C6। अगर किसी में C12 आ जाता है तो ये डाइसैकेराइड है। अगर C6×12 18 जाता है तो ये ट्राइसैकेराइड है। अगर किसी में 12 18 फिर इसके बाद आएगा 24 तो ये टेट्रासैकेराइड हो जाता है। तो डाइसैकेराइड वह होगा जिसमें C12, जिसके सूत्र में C12 आएगी। या फिर हम यह कहें कि इसे अगर मैं H2O से रिएक्शन करा दूं, जल अपघटन कर दूं, तो इसमें से दो निकलेंगे, C6H12O6 और C6H12O6, दो निकलेंगे इसमें। अगर इसका जल अपघटन करता हूं मैं ट्राई वाले का, तो इसमें से तीन निकलते हैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6 और प्लस C6H12O6। टेट्रा वाले का अगर जल अपघटन करता हूं तो इसमें से चार निकलते हैं, ठीक है ना, इसमें से चार निकलेंगे। तो ये पहचान है, डाइसैकेराइड वो होते हैं जिनके फॉर्मूले में C12 आती है। या फिर एक पहचान और है, अगर इनका जल अपघटन करूं तो इसमें दो मोनोसैकेराइड बनती है। अब आ जाओ इसमें, तो कहा ये रहा, सुनो यौगिक जो डाइसैकेराइड है, तो सुक्र का होना होता है C12H22O11, ये सेलुलोज लैक्टोज माल्टोज। तो सेलुलोज लैक्टोज माल्टोज में अगर बात करूं तो लैक्टोज का भी यही होता है आपका C12H22O11, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है पर फॉर्मूले इनके सेम होती है। तो C12H22O11, C12H22O11, और माल्टोज का भी होता है C12H22O11। लेकिन सेलुलोज होता है ना, ये स्टार्च की भांति पॉलीसैकेराइड है, ये क्या है, पॉलीसैकेराइड है। इसमें पूछा है डाइसैकेराइड नहीं है। देखो C12 ये भी डाइसैकेराइड है, C12 ये भी डाइसैकेराइड है, और C12 ये भी डाइसैकेराइड है, लेकिन सेलुलोज है पॉलीसैकेराइड। तो इसमें ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ध्यान से देखें, यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, इसमें पूछा है नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले कि उसमें नहीं पूछा है कि हाँ पूछा है। कभी कभी बच्चे प्रश्न को पढ़ते नहीं है और सीधे उसमें पढ़ते हैं यौगिक जो डाइसैकेराइड है नहीं को भूल जाएंगे और सुक्रोज बट्टिक लगा के कॉलर ऊपर करके मजे से घूमेंगे कि मैंने तो सही आंसर कर दिया। लेकिन घर जब पता चलेगा उसमें नहीं था, फिर मूड खराब होता है, अरे यार मैं थोड़ा सा ध्यान में कर लेता। तो इसलिए अपना आधा सेकंड 1 मिनट थोड़ा बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ें, देखें कि उसमें नहीं है कि नहीं है, नहीं है या नहीं है, ये देखने में पूछा क्या है, यौगिक जो डाइसैकेराइड है या डाइसैकेराइड नहीं है, दोनों प्रश्नों में अंतर बहुत है, ठीक है ना। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन गलती जाएगी, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं प्रश्न को ध्यान से पढ़ लें, ठीक है ना। तो इसमें आपका सेलुलोज हो जाएगा। 17वें प्रश्न में चलते हैं, बहुत देर बकवास कर ली सर आपने, 17वां करा। तो 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक में टॉलिन अभिकर्मक से होती है।
मैं तो ये कह रहा हूं टॉलरेंट अभिक्रमक से पहचान करनी हो, या आपकी फेलिंग से पहचान करनी हो, फेलिंग विलियन से, या आपकी बेंडिक्ट की बात करता है बेंडिक्ट विलियन से, या आपका सिर्फ अभिक्रमक से सिर्फ अभिक्रमक, ये चारों टॉलन अभिक्रमक, फेलिंग अभिक्रमक, बेंडिक्ट अभिक्रमक, सिर्फ अभिक्रमक, इन चारों से किसकी पहचान कराई जाती है? तो इन चारों से होती है एल्डिहाइड की पहचान। ये बात गांठ बांध लो, इन चारों से एल्डिहाइड की पहचान होती है। तो इसका ऑप्शन एकदम एल्डिहाइड हो जाएगा। क्षारक जो आरएनए में नहीं होता, तो देखो ध्यान से समझ लो, यहां पर इस आरएनए डीएनए से यही प्रश्न बनते हैं, आरएनए और एक डीएनए, ठीक है। अब इनमें चार चार क्षारक होते हैं, इसमें भी चार क्षारक होते हैं, क्षारक, इसमें भी चार ही क्षारक होते हैं। अब इस आरएनए में क्षारक होते हैं आपके आरएनए में, वो होता है आपका, एक तो होता है थाइमीन, थाइमीन एक तो होता है थाइमीन, और दूसरा इसमें होता है आपका 18वां क्षारक जो आरएनए में नहीं होते हैं। थाइमीन इसमें शायद, थाइमीन तो इसमें होता ही नहीं है, थाइमीन के अलावा देखते हैं, इसमें हो जाएगा आपका यूरेसिल, हाँ सुई में कह रो जी, जब एस कैसे है वो, तो यूरेसिल इसमें होता है, एक इसमें एडनीन होता है, एडनीन, और एक इसमें ग्वानिन, ग्वानिन, और एक होता है साइटोसिन, हाँ वही वही वो मैं सोच रहा है कि ध्यान नहीं आ रहा है, साइटोसिन। ये टोटल तो 5 होते हैं, ये आप इनके क्षारक तो टोटल 5 होते हैं, पर 5 में होता यह है कि इसमें भी 4 होते हैं, इसमें भी 4 होते हैं, मतलब एक इसमें जो यूज नहीं होता है और एक इसमें यूज नहीं होता है, इतना चक्कर है। तो आरएनए के अंदर 4 क्षारक हैं, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यानी शॉर्ट में लिखूं तो यूएजीसी आरएनए में 4 क्षारक हैं। अब आपके डीएनए में 4 क्षारक हैं, पर कौन कौन से हैं? तो जो यहां गायब हो गया वो यहां है, तो यहां पर है आपका थायमीन, थायमीन, ठीक है, एक तो ये हो गया, एक आपका है एडनीन, एडनीन, ठीक है, एक आपका ग्वानिन है, ग्वानिन, और एक आपका है साइटोसिन, साइटोसिन। तो यहां पर सर कौन सा नहीं है? तो यहां पर यूरेसिल नहीं है, हाँ तो इसमें यूरेसिल नहीं है, और इसमें आपका थाइमीन नहीं है, जो पहले पहले लिखे हैं वो इनमें एक्सचेंज हो जाते हैं, इधर थाइमीन नहीं है, इधर यूरेसिल नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें पूछा है आरएनए में, आरएनए में कौन सा नहीं है? तो इनमें देखो यूरेसिल है, एडनिन है, ग्वानिन है, यूरेसिल है, हाँ यूरेसिल है, आपका थाइमिन नहीं है, तो थाइमिन इसका एकदम आंसर सही हो जाएगा, थाइमिन इसमें होता है और यूरेसिल इसमें होता है। तो ये आप लिख लें, नोट पॉइंट कर लें, जो मैं अलग से बता रहा हूं नोट पॉइंट में वो लिख लें, आपका डीएनए आरएनए से इसी प्रकार का प्रश्न आपका बनता है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, जाओ। ये 18 प्रश्न हो गए, आपका 19वां प्रश्न है, एकदम मस्त प्रश्न है आपके सामने, फ्रेश। कैन यारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, कैन यारो अभिक्रिया क्या बेटा? चलो सोचो दिमाग से, कैन यारो अभिक्रिया क्या है? तुमने अब तक तो बहुत तैयारी कर ली होगी टेस्ट के लिए, इसमें थोड़ा गैप मिल गया ना, इस हिंदी के टेस्ट के, हिंदी के पेपर के बाद जो थोड़ा गैप मिल गया है, तो उसमें गैप में बच्चे क्या करेंगे, कुछ दिन उसमें मैथ पढ़ेंगे, कुछ दिन फिजिक्स, कुछ दिन केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कहाँ है, 6 तारीख की आपकी फिजिक्स है और 8 तारीख केमिस्ट्री है, एक दिन का गैप है, तो उससे थोड़ा यही रिविजन कर ले तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। छोड़ो, कैन यारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो कैन यारो अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करता है? बेंजोइक अम्ल, टॉलुइन, फॉर्मिक अम्ल और बेंजीन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी कैन यारो अभिक्रिया है वो होती किसमें, एल्डिहाइड में या फिर कार्बोक्सिलिक अम्लों में या फिर किसमें? तो मैं आपको बता दूंगा कैन यारो अभिक्रिया एल्डिहाइडों में होती है, सबसे पहली बात तो ये है एल्डिहाइड में होती है। अब एल्डिहाइडों में कौन सा एल्डिहाइड है जो आपका कैन यारो अभिक्रिया देता है? तो इसका आप आंसर लगा सकते हो बस इतने से, बेंजोइक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल है, टॉलुइन एक एल्कीन है, और फॉर्मिक अम्ल ये भी एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, लेकिन बेंजल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है, तो 19वें प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। लेकिन यदि, मैं कह रहा हूं ध्यान सुन लेना मेरी बात, लेकिन यदि आपका इसमें बेंजल्डिहाइड होता, फॉर्मेल्डिहाइड होता, एसिटाल्डिहाइड होता और एक दो चारों ऑप्शन आपके एल्डिहाइड होते, तब तुम फंस जाते। तो एक बात ध्यान रखें, जो आपकी कैन यारो अभिक्रिया है ना, ये होती तो एल्डिहाइड में, लेकिन कौन से एल्डिहाइड में? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, उन एल्डिहाइड में होती है कैन यारो अभिक्रिया, क्या समझे? तो इसलिए इसमें बेंजल्डिहाइड एकदम सही ऑप्शन है। सर ये अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है? तो देखो मैं समझा देता हूं, जैसे मान लो कि CH3, CH2, CH2 और CHO, ये मैंने कोई एक लिख दिया, तो CHO से आप पता चल गए होंगे कि ये एक एल्डिहाइड लिखा है मैंने। तो क्रियात्मक समूह इसमें CHO है, इससे जुड़ा जो पहला कार्बन है ये वाला,
ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है और ये आपका गामा कार्बन है। अब जो अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन है इन्हें कहेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन, इन्हें कहेंगे हम बीटा हाइड्रोजन और इन्हें कहेंगे हम गामा हाइड्रोजन, इन्हें कहेंगे हम गामा हाइड्रोजन। अब इसमें बोला जाएगा कैन-जारो अभिक्रिया उन एल्डिहाइड से होगी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो मुझे बताओ कि ये जो मैंने एल्डिहाइड लिखा है ये कैन-जारो अभिक्रिया कर लेगा? तो नहीं करेगा, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 2 है, ये नहीं करेगा। तो ऐसा कौन सा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती? तो वो मुख्य 2 है, एक है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड और एक है C6H5CH। इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि आप देखो CHO है, इससे क्रियात्मक समूह से पहली कार्बन आती वो अल्फा कार्बन कहलाती और उस कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते, पर इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। यहां पर भी वही काम है, इसमें जो पहला कार्बन जुड़ा हुआ है CHO से वो अल्फा कार्बन है पर उसके पास हाइड्रोजन नहीं होती, क्योंकि उस हाइड्रोजन को हटा के तो CHO जुड़ा है। क्या समझे आप? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इन दोनों में कैन-जारो अभिक्रिया होती है। इस प्रकार इसका सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर इसमें चारों एल्डिहाइड होते ना तो लग जाते आपके, समझ ही होंगे क्या। 20वां प्रश्न देखते हैं, देखो फिर आ गई कार्बल एमीन क्रिया देता है, कार्बल जो एमीन हो गया वो क्या देता है। तो ये सभी प्रश्न मैंने डबल जानबूझ के नहीं लिए, ये पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। तो कार्बल एमीन हो गया, मैंने बताई थी कि प्राथमिक एमीन में होती है, प्राथमिक एमीन में। अब प्राथमिक एमीन की पहचान है RNH2। तो NH2 देखो इसमें है NH, इन तीनों में NH2 नहीं है, ये तीनों कार्बन एमीन हो गया, नहीं देंगे। इसमें NH2 है, ये प्राथमिक एमीन है, 1 डिग्री एमीन, ये आपका देगा कार्बन एमीन अभिक्रिया। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। तो अभिक्रिया RCOOAG और RBR क्या कहलाती है? तो RCOOAG ये क्या है? ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, कुछ याद आया? और RBR है हेलो एल्केन। पहुंच जाओ, दिमाग को पहुंचाओ, पहले चैप्टर में हेलो एल्केन वाले में हेलो एल्केन बन रहा है, तो ये हेलो एल्केन की बनाने की विधि है। और हेलो एल्केन की कौन सी बनाने की विधि? जिसमें RBR बनता है, सोचो दिमाग से। ये है आपकी बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया, हाँ, जिसमें ब्रोमीन से क्रिया कराई जाती है। देखो इस प्रकार है, मैं यहां कर देता हूं, तुम तो पढ़ोगे नहीं। RCOOAG ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, इसकी रिएक्शन कराई जाती है Br2 से ब्रोमीन से, और उपस्थिति होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की। इसमें बनता है आपका RBR हेलो ब्रोमो एल्किन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और AgBr ये निकलता है गर्म करने पर, तो RBR बनाए। इस रिएक्शन का नाम है बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी हेलो एल्किन की बनाने की विधि में और कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण में, रासायनिक गुण में। अगर आपने हेलो एल्केन की बनाने विधि में नहीं पढ़ी है तो रासायनिक गुण के आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण में अवश्य पढ़ी होगी। दोनों जगह में से कहीं मिल सकती है या फिर दोनों जगह मिल सकती है। तो ये कहां है आपकी? टिसिनको अभिक्रिया नहीं है, तो हेल-बोलार जेलिंस्की अभिक्रिया नहीं है, सिमिट अभिक्रिया नहीं है, हुंसडीकर अभिक्रिया एकदम सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए ऑप्शन है, हुंसडीकर अभिक्रिया, ठीक है ना। बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया इसका नाम है। आगे 22वां प्रश्न है, एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की संरचनात्मक विमानी। तो एमिनो अम्ल जो होते हैं, जैसे मैंने लिखा RNH2 और इधर मैंने जोड़ दिया COOH, ये जोड़ दिया। जैसे दोबारा लिखता हूँ, COOH अम्ल हो गया और इसमें CH2, इसमें एक जोड़ दिया NH2, तो ये आपका एमिनो अम्ल है। इसमें एमिन भी है और अम्ल भी है, इसलिए इसे एमिनो अम्ल बोलते हैं। और ये आपका जैवणु चैप्टर से प्रश्न है, हाँ, जैवणु से आती है प्रश्न, टिक मार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो एमिनो अम्ल से बनता है, तो एमिनो अम्ल आपका एक है और एक है और एक है, ये अभी आपस में जुड़ते हैं। किस बंध से जुड़ते हैं? तो ये जो एमिनो अम्ल होते हैं, ये एक एमिनो अम्ल है और ये एक एमिनो अम्ल है। जिस बंध से जुड़ते हैं बीच में, जिस बंध से जुड़ रहे हैं, इस बंध को बोलते हैं हम पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध। तो पेप्टाइड बंध से जुड़ते हैं और जुड़ जुड़ के ये बनाते क्या है? तो ये बनाते हैं आपके प्रोटीन, तो इसलिए कहते हैं प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, प्रोटीन, तो प्रोटीन इसमें एकदम ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन एकदम सही। अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। देखो फिर आ गया कैन-जारो अभिक्रिया का, अभी मैंने कहा ना कैन-जारो अभिक्रिया का, उसमें मैंने आपसे बोला था कैन-जारो अभिक्रिया सिर्फ मुख्यतः दो ही देते हैं, आपका फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। तो आपने देखा ना फॉर्मेल्डिहाइड,
तो इसमें क्या होता है, कैनेजारो अवक्रिया दो होती है, एक तो कैनेजारो होती है, एक क्रॉस कैनेजारो होती है। तो जब मैं कैनेजारो अवक्रिया कराता हूं तो मैं या तो दोनों एल्डिहाइड लूंगा, फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, या फिर मैं लूंगा आपका C6H5CHO और दूसरा भी C6H5CHO, दोनों या तो मैं लूंगा बेंजल्डिहाइड या लूंगा मैं दोनों फॉर्मेल्डिहाइड। अगर दोनों में फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूं तो उसमें पूछा है कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनाता है। तो देखो ध्यान सुनो, एक फॉर्मेल्डिहाइड से तो एल्कोहल बनता है और एक फॉर्मेल्डिहाइड से लवण बनता है। तो अब देखो इसमें, तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है एथिलेमिन, बिल्कुल गलत, मेथिन बिल्कुल गलत, मेथिल साइनाइड बिल्कुल गलत। तो मेथिल एल्कोहल एकदम सही हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड जो एक अणु है वो तो आपका अपचयन द्वारा एल्कोहल बनाता है, दूसरा अणु है जो ऑक्सीकरण द्वारा लवण बनाता है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है ना। आगे आपका 24वां प्रश्न है, RNH2CHCl3, बड़ी बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन और कोई हो नहीं सकता है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि कार्बन एमीन अवक्रिया सबसे इंपोर्टेंट है। आप फिर देखो, RNH2 प्राथमिक एमीन है, KOH है, क्लोरोफॉर्म है, RNC एल्किल आइसोसाइनाइड बन रहा है, इससे बड़ी पहचान हो क्या सकती है कार्बन एमीन अवक्रिया की। पूछा है कि कौन सी अवक्रिया ये, तो साफ साफ दिख रहा है कार्बन एमीन अवक्रिया, बी ऑप्शन लगाओ, आगे बढ़ जाओ, टेंशन ही खत्म। अब ये जो प्रश्न है 25वां, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल समूह होते हैं। तो इसे मैं ना आपको ग्लूकोज की संरचना बना के दिखाता हूं। तो ग्लूकोज की संरचना होती है CHO सिंगल बॉन्ड C, 6 C होती है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इस C पे आपका एक H इधर और OH इधर, इधर अब इसका उल्टा कर दो, तो OH इधर और H इधर, इसका OH इधर और H इधर, सॉरी इधर H लगा लेते हैं, इधर OH है, इसमें फिर इधर उल्टा कर दो, इसका OH इधर और H इधर, और इसमें यहाँ होता है CH2OH। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि इसमें कितने प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल पूछे ना, हाँ बिल्कुल, प्राथमिक एल्कोहल कौन से है। तो प्राथमिक एल्कोहल वो होते हैं कि जिनसे जो C जुड़ी हुई है उनसे यदि एक ही C जुड़ रही है तो प्राथमिक एल्कोहल है। तो आप खुद देखें कि ये जो OH है ये 1 डिग्री यानी प्राथमिक एल्कोहल है, क्योंकि इस एल्कोहल जो सॉरी ये जो एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे सिर्फ एक ही कार्बन है, तो ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है। अब इस एल्कोहल को चेक करेंगे, तो ये एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना उससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं ऊपर और नीचे, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है और ये भी आपका 2 डिग्री एल्कोहल है, ये सभी आपके, ये भी 2 डिग्री है, ये एल्कोहल नहीं है, यहाँ पर H है। तो इसमें 2 डिग्री एल्कोहल कितने हैं, 1 2 3, 3 तो इसमें 2 डिग्री एल्कोहल है, 3, और 1 डिग्री एल्कोहल कितना है इसमें, 1 डिग्री एल्कोहल 1 है, 1 2 3 4, 4 है आपके 2 डिग्री एल्कोहल, ये भी 4। तो टोटल आपके जो OH है वो तो इसमें 5 है। अब 5 में से जो 2 डिग्री एल्कोहल है वो 4 है और 1 डिग्री एल्कोहल है वो 1 है। इस प्रकार आपका इसमें कुछ भी पूछे तो आपका छोड़ना नहीं है। तो ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल समूह है, तो 1, एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बेंजल्डिहाइड से बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होता है, तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन और बेंजिल एल्कोहल किससे प्राप्त हुआ। तो आपने सभी ने पढ़ा होगा, ये आपकी रिएक्शन कौन सी है, कैनेजारो अवक्रिया। अभी मैंने बताया है कैनेजारो अवक्रिया में अगर मैं HCHO लूंगा तो एक HCHO से आपका एल्कोहल बनेगा, इसमें ये आपका बेंजल्डिहाइड है, इससे आपका एल्कोहल बन जाएगा, ये है बेंजिल एल्कोहल कैनेजारो अवक्रिया, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अवक्रिया ना बहुत बार आ चुकी है, मैं ऐसा करता हूँ उसे कैनेजारो अवक्रिया को करा देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो देखें ध्यान से किस प्रकार है वो, इधर यहाँ कर लेते हैं हम। तो कैनेजारो अवक्रिया में लिख देता हूँ कैनेजारो अवक्रिया, कैनेजारो अवक्रिया। तो ध्यान से सुना, कैनेजारो अवक्रिया इंपोर्टेंट है, आपको मैं बता देता हूँ। तो कैनेजारो अवक्रिया में सबसे पहले तो हमको लेना है अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। सबसे एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, अब अल्फा हाइड्रोजन विहीन जो एल्डिहाइड दो है मुख्य, एक तो HCHO है जो कि आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, एक आपका C6H5CHO फॉर्मेल्डिहाइड, ये हो गया, और ये बेंजल्डिहाइड ये हो गया। दो आपके एल्डिहाइड है जो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड है। जैसे कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड लेको करता हूं मैं, तो HCHO एक ये हो गया और दूसरा हो गया HCHO एक ये हो गया, ठीक है। और इसकी रिएक्शन और किसी कराई जाती है, हाँ NaOH से, हाँ ये मुझे ध्यान आ गया, NaOH से और कराई जाती है। तो दोनों ही फॉर्मेल्डिहाइड के दोनों अणु NaOH से रिएक्शन करते हैं। तो एक अणु का तो होता है अपचयन, और जिस अणु का अपचयन होता है ना उसका बनता है एल्कोहल, तो यहाँ बन जाएगा CH3OH एल्कोहल। और एक अणु का होता है ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण होता है
उससे बनता है अपन लवण, तो लवण बनता है HCOON। ये दो अणु बनते हैं, तो ध्यान रखें कि फॉर्मेल्डिहाइड के एक अणु से तो एल्कोहल बनता है, एक अणु से लवण बनता है, ये आपका लवण है, ठीक है। और इसमें या तो दोनों एल्डिहाइड होंगे, कोई एल्डिहाइड तो होंगे, या तो दोनों आपके फॉर्मेल्डिहाइड होंगे या दोनों बेंजील्डिहाइड होंगे। अगर मैंने क्या किया, यहाँ देखें, हाँ इधर, अगर मैंने आपका एक ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड HCHO और एक ले लिया बेंजील्डिहाइड C6H5CHO, तो फिर ये रिएक्शन तो हो जाएगी आपकी NaOH तक, लेकिन इस रिएक्शन का नाम हुआ क्रॉस कैनेजारो, क्रॉस कैनेजारो। तो कैनेजारो अभिक्रिया में दोनों समान होनी चाहिए, क्रॉस कैनेजारो में दोनों अलग अलग होनी चाहिए। पर जो भी आप लें उनमें ध्यान रखें कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड हो, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड आपके होने चाहिए, ठीक है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ध्यान से देखें जरा। इंस नहीं, सॉरी सर, हाँ हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हिंसबर्ग अभिकर्मक होता क्या है। तो हिंसबर्ग जो अभिकर्मक है वो होता है आपका C6H5SO2 और Cl। ये होता है आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, अम्ल नहीं क्लोराइड, सल्फोनिक और क्लोराइड और बेंजीन होगा, तो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनिकम नहीं, बेंजीन सल्फोनामाइड नहीं, फेनिल एस्टर नहीं, बी ऑप्शन सर जल्दी बता दो हमें, ये इसका ऑप्शन सही है बिल्कुल। तो जल्दी कहीं नहीं, आराम से हम कर लेंगे। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, तो जो हिंसबर्ग जो अभिकर्म होता है वो होता किसके लिए, तो ये होता है एमीन के टेस्ट के लिए, जो आपकी एमीन की पहचान करने के लिए होता है, टेस्ट परीक्षण के लिए, एमीन के परीक्षण के लिए होता है आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक। ये आप ध्यान रखें। नंबर एक बात, हिंसबर्ग अभिकर्मक होता क्या है। नंबर दूसरी बात, हिंसबर्ग अभिकर्मक किस काम के लिए होता है, ठीक है। 27वां प्रश्न हो गया, 28वें प्रश्न में चलते हैं, ठीक है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। डीएनए आरएनए में कौन सा क्षारक होता है और कौन सा नहीं होता है, पीछे में बात कर चुका हूं। तो डीएनए में आपका यूरेसिल नहीं होता है, तो यूरेसिल में एक ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखें, आरएनए में आपका होता है ग्वानिन होता है, दोबारा देख लेता हूं। तो जो आपका आरएनए में था वो कौन था, थाइमिन, हाँ आरएनए में थाइमिन था। ध्यान रखें, आरएनए में अगर आपको ध्यान नहीं, हमें ध्यान करनी कह रहे हैं आप, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो आरएनए में थाइमिन और डीएनए में आपका यूरेसिल। आरएनए में 4 होते हैं पर उसका थाइमिन नहीं होता, डीएनए में 4 क्षारक होते हैं पर आपका यूरेसिल नहीं होता। आगे जाओ, तो सेम क्वेश्चन है, डीएनए में क्षारक उपस्थित नहीं है, तो डीएनए में कौन सा है, यूरेसिल, ठीक है ना। ये मतलब सेम क्वेश्चन आ गया, पर हाँ मैं इतना कह दे रहा हूँ कि दोनों ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं अलग अलग सेट में, ठीक है ना। ये भी आपका 2023 में पूछा गया था, ये भी 2023 में पूछा गया था, अलग अलग सेट में पूछे गए थे। तो आप इससे समझो कि ये आपके डीएनए, आरएनए और जेबड़ वाला चैप्टर है, इंपोर्टेंट है। 30वें प्रश्न चलते हैं। 30वां प्रश्न है आपका CH3Cl, ये आईपीएस नाम है। वैसे तो आईपीएस नाम आपके जो उप सहसंयोग वाला चैप्टर है आपका 5वां चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री फर्स्ट का 5वां चैप्टर है उप सहसंयोग यौगिक वाला, उसके आईपीएस नाम पेपर में पूछे जाते हैं। पर इसके आईपीएस नाम टिक मार का यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका आप कैसे नाम लिखेंगे, तो इसमें 2 क्रिया समूह है, एक CHO है, एक OH है। तो CHO इसमें प्रधान क्रिया समूह है, तो इसकी तरफ से मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4। तो इसमें एक हो गया आपका OH क्रियात्मक समूह जो कि प्रधान क्रिया समूह, तो ये और ये एक हुई साइड चेन, ठीक है ना। तो 3 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी, तो मेथिल हाइड्रोक्सी और 4 के लिए आएगा ब्यूट और CHO के लिए आएंगे अलग, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें नंबर नहीं लिखा है, तो ये हो जाएगा 3 मेथिल और 2 हाइड्रोक्सी, ये इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा 3 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। हाँ इसमें नंबर लिखा है बेटा, लिखा है, ध्यान से देखो, ये रहा। हाँ तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है 2 हाइड्रो, हाँ एकदम सही हुआ। ये मैं कहूँ नंबर इसमें दिखानी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, इसमें मैंने की है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। तो 2 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल ब्यूटेन एकदम सही ऑप्शन, एकदम राइट है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। नंबरिंग भी लिखी हुई है, ऐसी बात नहीं है, आपको भी मिलेगी, जल्दबाजी नहीं करनी है। आगे गाटरमैन कोच अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनता है। तो गाटरमैन कोच अभिक्रिया में क्या चीज रिएक्शन करती है और बेंजीन बन जाता है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा। गाटरमैन कोच अभिक्रिया में CO, कोच से आप याद रखें CO और HCl, ये HCl और CO किससे रिएक्शन करते हैं जिससे आपकी बेंजीन बनती है। तो आप याद करो बेंजीन, इसमें बेंजीन बनाता है, तो अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनाता क्या है, तो इधर होता है आपका बेंजीन C6H5 और C6H6, C6H6 बेंजीन होता है और CO आपका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड HCl। ये तीनों आपके अभिकारक यूज करके हम क्या चीज बनाते हैं,
तो गाटरमैन कोच अभिक्रिया आप सभी को पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि बेंज़ाइलडिहाइड बनाने के लिए होती है बेटा ये बेंज़ाइलडिहाइड। 31 का हो जाएगा आपका बी, बेंज़ाइलडिहाइड बनता है। मैं फिर कह रहा हूँ नेम की रिएक्शन भाई सब याद कर लेना, ये आपके पेपर में आनी ही आनी है। सभी नेम की रिएक्शन मैंने करा रखी है वीडियोस में, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये फिर क्वेश्चन आ गया डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता, यूरेसिल। ये रिपीट जरूर हुआ है पर मैं फिर कह दे रहा हूँ कि ये तीनों प्रश्न अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो डीएनए आरएनए दोनों ही आपके इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। क्या कह रहा हूं मैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया होती है वो होती किसके लिए और इसमें होता क्या है, ये इसमें सब पूरा प्रश्न आपका इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। और पेपर आपका जो 8 तारीख का केमिस्ट्री का है उसमें आपके एक मार्क का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके आने हैं। किसमें आने हैं आपके, ये आपके आने हैं बोर्ड एग्जाम 8 तारीख में। 3 प्रश्न इन 50 प्रश्नों से फंसने, इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से पढ़ो। अगर जो नया कोई कॉन्सेप्ट में लिखाता हूँ तो उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लो, नोट करो। जो मैं कुछ नया नोट पॉइंट लिखाता हूँ उन्हें नोट कर लो, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलो चलते हैं। तो इसमें निम्न में कौन सा बता, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया हमेशा ध्यान रखना है कीटोन दिखाते हैं। कीटोन आपके क्या करते हैं, जैसे कोई कीटोन है RCOCH3, इनकी रिएक्शन कराएंगे हम किसी हेलोजन तत्व से और NaOH से, तो हमेशा इसमें आपका हेलोफॉर्म बनता है CHX3, ठीक है ना। तो इसमें आपका कीटोन ये ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें आपका कीटोन RCOCH3, इसमें CO आ रहा है तो ये कीटोन है, कीटोन समूह एकदम ए ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखें हेलोफॉर्म अभिक्रिया या हेलोफॉर्म टेस्ट की बात करता है, टेस्ट यानी परीक्षण की बात करता है, तो ये आपका होता है कीटोन के लिए। देखो कीटोन के लिए हेलोफॉर्म अभिक्रिया एकदम याद रखनी है। आपका फेलिन अभिक्रमक है, टॉलिन अभिक्रमक है, बेंडिक्ट अभिक्रमक है, जितने भी है आपके ये एल्डिहाइड के लिए, लेकिन कीटोन के लिए आपकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया एकदम राइट है। आगे देखो फिर आ गया कार्बेल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है। कार्बेल एमीन अभिक्रिया का तो आप एक एक चीज याद रखें, किसका किसकी अभिक्रिया होती है, कौन रिएक्शन करता है, बनता क्या है, निकलता क्या है, वो भी सब कुछ याद रखें कार्बेल एमीन अभिक्रिया में। तो आप सभी को पता है कार्बेल एमीन अभिक्रिया में RNC करके कुछ बनता है और RNC सभी जानते हैं आइसोसाइनाइड होता है, तो इसमें डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आ गया जब एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा यौगिक बनता है। तो देखो एसिटिक अम्ल हो रहा है तो एसिटिक अम्ल आपका CH3COOH और इसमें आपका P2O5 है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। मैं लिख देता हूं इसे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये आपका फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इस रिएक्शन में करता है एसिटिक अम्ल से। अब ये जो P2O5 है इसके बारे में आप एक बात ध्यान रखें, बस और कुछ नहीं है, ये है आपका प्रबल निर्जलीकारक। निर्जलीकारक यानी कि ये प्रबल निर्जलीकारक है। निर्जलीकारक वो होते हैं जो जिससे रिएक्शन करते हैं जल निकाल देते हैं। अब जब कभी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर इसमें से जल बाहर निकल जाए तो ये जो बचेगा ये बचेगा आपका एसिटिक एनहाइड्राइड बचता है। तो इसमें पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। तो CH4 मेथिन नहीं, CH3CHO एल्डिहाइड नहीं, CH3COCH3 कीटोन नहीं, ये जो बचा ना CH3CO और 2O ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, यही बनेगा। जैसे मैं आपको इसे खोल के यहाँ दिखाता हूँ, देखो ध्यान से, इसमें है CH3CO और ये दो हैं होल्ड तो ऐसे और एक नीचे CH3CO और एक O है जो O इन दोनों को आपस में जोड़ता है और ये जो आपके सामने है यही है एसिटिक एनहाइड्राइड। और एसिटिक एनहाइड्राइड एक निर्जल रूप है एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल में से आप किसी प्रकार जल को बाहर निकाल दो, जल को बाहर निकाल के जो बचेगा सूखा पदार्थ वो एसिटिक एनहाइड्राइड होगा। अब मैंने जल बाहर निकाला है P2O5 के द्वारा और P2O5 एक निर्जल कारक है, निर्जल यानी वो पानी बाहर जल बाहर निकाल देता है। अगले आपका 36वां प्रश्न है। 36वां प्रश्न है कि एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। तो देखो एमाइड है आपका RCONH2 और ये हमें चेंज करना है आपका RNH2 द्वारा। तो जब कभी भी एमाइड को एमीन में प्रयोग रिएक्शन कराई जाती है तो इस रिएक्शन का नाम होता है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। एमीन वाले चैप्टर में एक तो गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया है, एक तो गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया है, दूसरी आपकी एक गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया है,
दूसरी कार्बेलेमिन अभिक्रिया है, तीसरी आपकी हाफमैन ब्रोमाइड अवकरण अभिक्रिया है, और चौथी आपकी है हाफमैन अमोनी अपघटन विधि। ये 4 रिएक्शन है जो कि आपकी एमीन वाले चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। अब जब भी एमाइड से एमीन बनाना है तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया एकदम सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें, अगर हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है तो आपको पता नहीं है कैसे होती है, तो चैनल पे जाके वीडियो में अवश्य देख लें, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। अगला आपका 37वां प्रश्न है, बेंजल्डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराने पर प्राप्त होता है। तो देखो ध्यान से देखो, ये रिएक्शन है इंपोर्टेंट है। जैसे मैंने बेंजल्डिहाइड बनाया, ये बेंजीन रिंग हो गई आपके सामने, और बेंजीन रिंग के ऊपर ये लगा दिया मैंने CHO बेंजल्डिहाइड। अब मैं कर रहा हूं इसका नाइट्रीकरण। तो जब भी नाइट्रीकरण की बात करें तो आपको रिएक्शन करानी है नाइट्रिक अम्ल HNO3 से। और नाइट्रीकरण किसी का भी करे, बेंजल्डिहाइड का करे, बेंजोइक अम्ल का करे, या क्लोरोबेंजीन का करे, या फिनोल का करे, किसी का भी करे, आपको हमेशा उपस्थिति लेनी है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की। अब इस नाइट्रिक अम्ल से क्या निकलता है, तो HNO3 में से NO2 निकलेगा। अब NO2 निकल के इस रिंग के ऊपर छुपेगा। तो ये मैंने रिंग बनाई और इस रिंग में ऊपर CHO लगाया, तो ये रिंग की अभिक्रियाएं होती हैं। अब रिंग की अभिक्रियाओं में जब कभी भी HNO3 की रिएक्शन कराई जाएगी, जिसे हम नाइट्रीकरण बोलेंगे, और नाइट्रीकरण में हमेशा NO2 निकलेगा और बेंजीन रिंग के मेटा स्थान पर वह चिपक जाएगा। देखो होता क्या है, जब कोई बेंजीन रिंग होती है और उसमें मान लो यहाँ मेन क्रियात्मक समूह CHO है, तो ये वाले जो स्थान है इन्हें हम ऑर्थो बोलते हैं, ये वाले स्थान है इन्हें हम मेटा बोलते हैं, और ये वाला स्थान है हम पैरा बोलते हैं। तो जब कभी भी ऊपर आपका CHO आए तो हमेशा जब कभी भी नाइट्रीकरण करें, या आप सल्फोनीकरण करो, या आप क्लोरोजनीकरण करो, कुछ भी करो, या फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया करो, इन तीनों में से आप कुछ भी करते हैं तो हमेशा जो भी कुछ उस यौगिक में से निकल के उस बेंजीन रिंग पर लगता है तो हमेशा मेटा स्थान पर लगता है। तो ये मेटा स्थान है, तो यहाँ पर मेटा स्थान पर NO2 लग जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो आप देखो, ऑर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बिल्कुल गलत, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बिल्कुल गलत, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड एकदम सही ऑप्शन है सी आपका। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन है मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। याद रखेंगे, बेंजल्डिहाइड के केस में जब भी सल्फोनीकरण की बात करता है, नाइट्रीकरण की बात करता है, क्लोरोजनीकरण की बात करता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की बात करता है, तो जो भी कुछ निकल के लगेगा रिंग के ऊपर वो मेटा स्थान पर लग जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 38वें प्रश्न पर। 38वां प्रश्न है, प्राथमिक एमीनो के परीक्षण में देखो फिर आ गई, कह रहा हूं आपसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया की पूजा करो। आप कार्बिल एमीन अभिक्रिया को लिखो और सामने चिपकाओ, पूजा करो उसकी। ये आनी है बेटा, या तो आपसे 2 नंबर में पूछी जाएगी या 1 नंबर में पूछी जाएगी, आनी ही है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं, अब भी आप देख रहे होंगे, बहुत इंपोर्टेंट है। तो प्राथमिक एमीनो के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया है डायजोकरण बिल्कुल गलत, सेंडमेयर अभिक्रिया कार्टरमैन बिल्कुल गलत, दोनों ही नहीं है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया बिल्कुल प्राथमिक एमीन के टेस्ट के लिए ही होती है। आपको सभी को पता है कि प्राथमिक एमीन RNH2 क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ जब रिएक्शन करता है तो बनता क्या है, क्या बनता RNC एल्किल आइसोसाइनाइड। इंपोर्टेंट है भाई, चलो आ जाओ। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, सभी जानते हैं, बच्चा जानता है, लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। लैक्टिक शब्द जो जुड़ा हुआ है वो दूध से जुड़ा हुआ है। जैसे कि दही के अंदर कौन सा वायरस बैक्टीरिया होता है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है, तो लैक्टिक शब्द दूध से ही है, तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। सी ऑप्शन एकदम राइट। 40वां क्वेश्चन है कि एनलीन के ब्रोमीनन से प्राप्त होता है। तो एनलीन होता क्या है, तो एनलीन भाई साहब ये होता है, ये एनलीन बना दिया मैंने, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2। ये एक एरोमेटिक एमीन है, ये एरोमेटिक एमीन है। अब एरोमेटिक एमीन है, इसका मुझे ब्रोमीनन करना है। ब्रोमीनन यानी Br2 से रिएक्शन। अगर आपसे क्लोरोजनीकरण बोलता तो हम Cl2 से रिएक्शन कराते, लेकिन ब्रोमीनन बोल रहा है तो हम Br2 से रिएक्शन करा देंगे। अब Br2 जैसे क्लोरोजनीकरण बोलता है तो Cl2 से, ब्रोमोजनीकरण बोलता है तो Br2 से, नाइट्रीकरण बोलता है तो HNO3 से, सल्फोनीकरण बोलता है तो आपका H2SO4 से। और आपका जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है उसमें 2 होती है, जैसे एक तो होती है CH3COCl, एक होती है CH3Cl। लेकिन यहाँ पर ब्रोमीनन बोला यानी Br2 से रिएक्शन करानी है हमें एनिलीन की। अब इसमें बनता क्या है, तो 40वें प्रश्न में आपका बनता है ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है ना। कैसे देखो, होता क्या है, जब भी मैं ब्रोमीन की आपकी एनिलीन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे चाहिए कि ब्रोमीन किसी
एक स्थान पर लग जाए, या तो ऑर्थो पर या पैरा पर या मेटा पर रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि जो ब्रोमो है वो ऑर्थो और पैरा स्थान सभी पर चिपक जाता है। जैसे यहाँ देख लो, मैं इसे यहाँ पीछे कर देता हूँ आपकी समझ के लिए, ठीक है। देखो आराम से देख लें, कोई जल्दी नहीं है। अरे सर आपको अभी भी जल्दी नहीं है, पेपर चांद पे है। चलो कोई नहीं, देख लो NH2 होगा, ब्रोमीन से रिएक्शन करा देंगे हम इसकी, तो ब्रोमीन इसके हर एक स्थान पर चिपक जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये पदार्थ में मिलेगा NH2 एनालिन और ब्रोमीन यहाँ, ब्रोमीन यहाँ और ब्रोमीन यहाँ। ऑर्थो पैरा व्युत्पन्न प्राप्त होंगे, लेकिन ब्रोमीन इन तीनों स्थानों पर चिपक जाएगा। इसका नाम हो जाएगा ट्राई ब्रोमो एनालिन। अब आ जाओ बेटा, कौन सा ऑप्शन है? ट्राई ब्रोमो एनालिन मिल गया। तो सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। मोनो बेंजीन ये बिल्कुल गलत है, ट्राई ब्रोमो एनालिन एकदम राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। 40 में का आपका सी ऑप्शन सही है। 10 प्रश्न बचे हुए, ज्यादा नहीं है। निम्न में से कौन फेलिंग विलियन से अपचयन नहीं करता है? फेलिंग विलियन से अपचयन नहीं करता है। यहां समझ लो जो भी कुछ फेलिंग विलियन का काम तमाम अभी कर देता हूं। तो फेलिंग विलियन होता क्या है, क्या करता है? तो फेलिंग विलियन, ठीक है, आ जाओ फेलिंग विलियन। हाँ, सबसे पहली बात तो जाएगा फेलिंग विलियन होता ही है, करता क्या है? तो फेलिंग विलियन आपका एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है। एल्डिहाइड का वो अपचयन करता है, और ये एक तरीका का एल्डिहाइड को पहचानने का टेस्ट है, परीक्षण है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड के लिए और किसी के लिए नहीं है, पर हाँ फिर भी थोड़े छोटे कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए भी काम आता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए, ठीक है भाई। तो छोटा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जैसे HCOOH है आपका, फॉर्मिक अम्ल है, और एल्डिहाइड तो सभी है ही है, एल्डिहाइड तो कोई सा हो उन सभी में काम आएगा, लेकिन एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है HCOOH, इसके टेस्ट के लिए भी काम आता है। आ जाओ तो आप, तो फेलिंग विलियन CH3COOH ये है क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, पर 2 कार्बन वाला है, बड़ा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इसके काम के लिए नहीं आएगा। तो बोल रहा है कि निम्न में से कौन फेलिंग विलियन को अपचयन नहीं करता है, यानी अपचयन का मतलब है कौन सा रिएक्शन नहीं करता है। तो ये आपका इसमें रिएक्शन नहीं करेगा। देखो ये एल्डिहाइड है, ये भी कर लेगा, ये एल्डिहाइड है, ये भी कर लेगा, और ये आपका है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, पर एक छोटा कार्बोक्सिलिक अम्ल है COOH वाला फॉर्मिक अम्ल। मतलब आप ये याद रखें कि फेलिंग विलियन किन से रिएक्शन करता है? सभी तो एल्डिहाइड से, सभी एल्डिहाइड से, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में सिर्फ HCOOH से रिएक्शन करता है बस, और किसी से रिएक्शन नहीं करता। इसके अलावा कोई एल्कोहल हो, कीटोन हो, कुछ भी हो, किसी से रिएक्शन ये नहीं करता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें HCOOH से भी कर लेगा, फॉर्मिक अम्ल से, फॉर्मेल्डिहाइड से कर लेगा, एसिटाल्डिहाइड से कर लेगा, लेकिन CH3COOH से नहीं करेगा। तो CH3COOH आपका एसिटिक अम्ल है जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बड़ा है, ठीक है, और किसी से नहीं करेगा इन 3 के अलावा, ठीक है ना। आगे आ जाओ। वैसे है किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए, मेन एल्डिहाइड के लिए, पर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में HCOOH से रिएक्शन कर लेता है। अच्छा, सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं कह रहा हूं आधे से ज्यादा बच्चे इसको गलत करेंगे, मुझसे लिखवा लो 50% गलत करेंगे। से आपके मन में ये प्रश्न आया हुआ कि मैं सर इसका ग्लूकोज लगाऊंगा पेपर में आ गया तो, ग्लूकोज लगाऊंगा पेपर में आ गया तो, या फिर ग्लूकोज लगाओगे तो सुक्रोज आप जानबूझ के लगाओगे। मुझसे लिख लो, आपके दिमाग में सुक्रोज चल रहा है। सुक्रोज सच चीनी होती है, वो मीठी होती है, लेकिन सुक्रोज चीनी होती है, उससे मीठा और भी है, वो है आपका फ्रक्टोज। सर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर, फ्रक्टोज एक प्रकार की चीनी है जो सुक्रोज से भी मीठी। तो इनमें से शर्करा में सबसे मीठी शर्करा है आपकी फ्रक्टोज, ये ध्यान रखेंगे आपका समूह, ठीक है। एमाइडों से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। अभिकर्मक यानी कौन सा अभिकारक इनमें से यूज होता है एमाइडों से एमीन बनाने के? ये प्रश्न भी पीछे भी आ चुका है। देखो ये वाला प्रश्न है, मैं आपको दिखाता हूं। हाँ ये वाला, इसमें बोला गया था एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा होता है? तो एमाइड मैंने लिखा था RCONH2 और एमीन लिखा था RNH2। अब ये जो चेंज होता है वो रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब हाफमैन ब्रोमाइड जो अभिक्रिया वो होती क्या है, मैं दिखा देता हूं। तो RCONH2 ये आपका एमाइड है, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम Br2 ब्रोमीन से और KOH से, और आपका बन जाता है RNH2। ये रिएक्शन होती है पूरी, ठीक है ना। अब इसमें बोला है कौन कौन से अभिकारक काम आते हैं। तो एक तो एमाइड आपका हो गया। अब एमाइडों से रिएक्शन करता है Br2 KOH, एकदम सही, ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत हो जाएगा। तो Br2 ब्रोमीन और KOH इसमें रिएक्शन करते हैं, इसी के लिए इसका नाम है ब्रोमाइड हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ब्रोमाइड इसमें आता है और हाफमैन साइंटिस्ट ने की थी। अच्छा आ जाओ, राइबोफ्लेविन नाम है। तो राइबोफ्लेविन किस विटामिन का आपका कौन सा नाम है, रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। तो बताओ इसमें कौन सा है? विटामिन B6, विटामिन B12। तो सभी बच्चे जानते हैं, अगर वो विटामिन की अच्छी तरह एकदम बढ़िया तरह का तैयारी कर रहे हैं तो सभी जानते हैं कि विटामिन B2 जिससे आपका एनीमिया, छाले, होठों का फटना, ये सभी कुछ होता है, वो आपका विटामिन B2 है, जिससे राइबोफ्लेविन नाम है।
तो राइबोफ्लेविन नाम रासायनिक नाम, केमिकल नेम है, वो आपका विटामिन बी टू का है। विटामिन बी टू की कमी से रोग होता है एनीमिया। लेकिन सर इसके वो तो बता दो स्रोत। इसके स्रोत बड़े अच्छे हैं, जैसे दूध, दूध से बने सभी प्रोडक्ट या दूध, और आपके पत्तेदार सब्जियां, ये सभी आपकी पत्तेदार सब्जियां यूज है विटामिन बी टू की। ध्यान से कहा गया पत्तेदार सब्जियां और दूध से बने प्रोडक्ट, ठीक है ना। और एनीमिया रोग होता है, और विटामिन बी टू का फ्लेविन राइबोफ्लेविन। देखो होता क्या है, विटामिन से संबंधित आप क्या याद करोगे सर, ये पेपर में फंसने वाले हैं। विटामिन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे आप। अब आपको सभी विटामिन की केमिकल नेम याद रखने हैं और उनका याद रखना है रोग, क्या रोग है। स्रोत इतने इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखने हैं क्या क्या। एक तो सभी विटामिन के केमिकल नेम, एक आपके रोग। जैसे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, रथ में एक टॉफी है, ये ट्रिक है सभी विटामिन के केमिकल नेम याद करने की। जैसे आपका रथ में रा से होगा रतौंधी, थायमीन, ये शायद उसकी है रेटिनॉल, हाँ रेटिनॉल होता है। हाँ, विटामिन ए का रेटिनॉल हो गया आर से, और था से थायमीन हो गया विटामिन बी का। ए से एक्सकॉर्बिक अम्ल, सी से, और सी विटामिन सी का हो गया। के से आपका कैल्सीफेरॉल हो गया डी, और टी से टोकोफेरॉल डी का, और फाइ से फाइलोक्विनोन। हाँ अब याद आ गई मुझे, बहुत दिन हो गया पढ़ी तो इसलिए ध्यान नहीं है। तो विटामिन के, देखो दोबारा सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। रथ में एक टॉफी है, ये ट्रिक आपकी सभी विटामिन की केमिकल नेम की है। इसकी है केमिकल नेम, सभी विटामिन के आपको केमिकल नेम याद होने चाहिए, और उसके लिए आप इस ट्रिक को लिख सकते हैं। रथ में एक टॉफी है, तो रथ में से जो आर है इसका नाम है रेटिनॉल, विटामिन ए के लिए है, और थायमीन विटामिन बी के लिए, ए फॉर एक्सकॉर्बिक अम्ल, सी के विटामिन सी, और के फॉर कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, और टी फॉर टोकोफेरॉल विटामिन डी, और एफ फॉर फाइलोक्विनोन विटामिन के। ये सभी विटामिनों के केमिकल नेम मैंने बता दिया आपको। और इस ऑप्शन 44वें प्रश्न का जो आंसर है वो है राइबोफ्लेविन नाम है विटामिन बी टू का। अगला प्रश्न है एस्कॉर्बिक अम्ल। देखो आ गया ना, एस्कॉर्बिक अम्ल किसका नाम है। एस्कॉर्बिक जो अम्ल नाम है किस विटामिन का नाम है। अब बताओ, तो एस्कॉर्बिक अम्ल ए से शुरू हुआ है, तो ए इसमें ये रही। तो एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो ए एस्कॉर्बिक अम्ल किसका है, बोलो बोलो, सी विटामिन। तो विटामिन सी का ए ऑप्शन एकदम सही रहेगा। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का टोकोफेरॉल, और विटामिन बी6 का ये आपका थायमीन होगा। विटामिन में बी के याद रखें आप, विटामिन बी का बस, और विटामिन बी12 का, और विटामिन बी1 का, बस यही बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके 45 प्रश्न हो गए, लास्ट 5 प्रश्न और बच्चे, वीडियो में बने रहे। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें। अगला आपका 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है। यानी कि इसमें पूछा गया है आराम से, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है। जल अपघटन एंजाइम पेप्सिन, तो इसमें है आपका प्रोटीन से एमिनो अम्ल, और वसा से वसाम्ल, ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल मोनोसैकराइड। तो ये भी सही लग रही है, ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल भी निकलते हैं, मोनोसैकराइड भी निकलते हैं। मतलब किसका जल अपघटन होता है इसमें, जो बनता है इसमें, ये बोला हुआ है। और 46वें का प्रोटीन से एमिनो अम्ल, वसा से वसा अम्ल। वसा यानी आपकी फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, उनसे वसा अम्ल बनते हैं। प्रोटीन से एमिनो अम्ल। तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा, ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है कुछ तो एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटन, अच्छा इसमें ये पूछा है, मतलब किस अभिक्रिया में पेप्सिन एंजाइम यूज किया जाता है। हाँ ये उत्प्रेरक है, वही मैं सोचूं, उत्प्रेरक है ये। तो ये पेप्सिन एंजाइम, ये ऐसे लिखा चाहिए, तो पेप्सिन एंजाइम, मतलब पेप्सिन एंजाइम किस अभिक्रिया में उत्प्रेरक में यूज होता है। तो ये सभी को पता है, प्रोटीन से एमिनो अम्ल, जब प्रोटीन से एमिनो अम्ल बनाते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो पेप्सिन एंजाइम का यूज करते हैं, और सभी प्रोटीन टूट जाते हैं एमिनो अम्लों में। मैं सोच रहा था ये क्या लिखा है, तो इसमें आपका ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं घुमा के, आपको याद रखना है, ठीक है ना। पेप्सिन एंजाइम है, और ये आपका प्रोटीन से एमिनो अम्ल बनाने का है, ठीक है ना। इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर बनाता है। सभी को पता है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो हमें बंद कमरे में और बंद बोतलों में, काले रंग की बोतलों में रखना चाहिए। सभी बच्चे जानते हैं, जो काले रंग की बोतलें होती हैं एकदम अंधेरे कमरे में रखना चाहिए, काले रंग की बोतलों में रखना चाहिए क्लोरोफॉर्म, क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म है वो रिएक्शन करता है आपकी ऑक्सीजन से और प्रकाश की उपस्थिति में, और एक जहरीली गैस बनाता है, उसे फॉस्जीन बोलते हैं, और या फिर उसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड।
कार्बोनिल क्लोराइड उसका नाम है, या फिर उसे फॉस्जीन बोलेंगे। कार्बोनिल क्लोराइड COCl2, ये कार्बोनिल क्लोराइड ना फॉस्जीन गैस होती है और ये बहुत जहरीली होती है, इसलिए हम क्लोरोफॉर्म को अंधेरे कमरे में और बंद बोतलों में कॉर्क लगा के अच्छी तरह रखते हैं। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि क्लोरोफॉर्म को बंद कमरे में, अंधेरे कमरों में और कॉर्क लगा के काली बोतलों में क्यों रखते हैं? तो उसका रीजन यही है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करता है, फॉस्जीन गैस बनाता है। फॉस्जीन गैस जहरीली गैस होती है, ठीक है ना। अगली पैराग्राफ, CH3 का होल ट्वाइस NH है ही ना, तो यहां पर देखें CH3 का होल ट्वाइस और NH, ये क्या है आप मुझे बता दें। तीन प्रकार के एमीन अभी बताए थे मैंने। अब NH2 आता है, RNH2, तो ये प्राथमिक एमीन है। RNH तो द्वितीयक एमीन है, और सिर्फ R2 है, यहाँ पर R3, सिर्फ NI तो तृतीयक एमीन है, इसमें NH आ रहा है, NH क्या है? द्वितीयक एमीन। तो इसका हो जाएगा आपका द्वितीयक एमीन, पहला ऑप्शन एकदम सही, एकदम आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, एक उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक का मुझे बता दो, आप सभी को पता है। जैसे मान लो कोई दो अभिकारक है A+B, ठीक है, इन दोनों में रिएक्शन करानी है, यहाँ बीच में जो लिखा होता है आपका वो उत्प्रेरक होता है, और इधर हमारा बन गया C+D। ये उत्प्रेरक होते हैं, वो किसके लिए होते हैं बताओ? तो उत्प्रेरक सिर्फ दो ही काम करते हैं, या तो किसी रिएक्शन में, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेते, ये रिएक्शन की दर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। आ जाओ अब ऑप्शन में, अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन आगे पढ़ लो। अभिक्रिया की ऊर्जा घटा देते हैं, गलत। अभिक्रिया की ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, अभिक्रिया की ऊर्जा बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये डी ऑप्शन एकदम सही जाएगा। ऊर्जा बढ़ा देते हैं जिससे वो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, और ऊर्जा घटा भी देते हैं जिससे अभिक्रिया के वेग घट जाता है। दोनों काम करते हैं, अभिक्रिया की ऊर्जा बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट आपका 50 प्रश्न है, ये 50 प्रश्न सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। निम्नलिखित यौगिकों में कौन पर्यावरण, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर रहा है? तो सभी पता है, DDT सभी को पता है, इसका दूरगामी परिणाम सबसे खतरनाक होता है। इस DDT को यूज तो किया था कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, पर इसका दूरगामी परिणाम पशुओं के लिए, जीव जंतुओं के लिए बहुत हानिकारक है, पशुओं के लिए हानिकारक है। आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड सभी जानते हैं, CCl4, ये आपकी द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर द्वारा यूज की गई थी गैसों द्वारा, ये भी बहुत आपकी हानिकारक है। फ्रेयन गैस ये भी जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है जो आपकी ओजोन परत को हानिकारक करती है। इस प्रकार इसका डी ऑप्शन एकदम ये सभी हो जाएंगे। तो फ्रेयन गैस भी हानिकारक है, DDT भी हानिकारक है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हानिकारक है। तो इसका ऑप्शन आपका डी एकदम सही रहेगा। तो आपने देखे 50 प्रश्न केमिस्ट्री सेकंड के, सेकंड केमिस्ट्री के इस प्रकार मैंने आपको 50 प्रश्न करा दिए। केमिस्ट्री सेकंड के ये आपके 50 प्रश्न मैंने करा दिए। इससे पहले केमिस्ट्री फर्स्ट के 40 प्रश्न मैं करा चुका हूं। इन 90 प्रश्नों को आप कर लेते हो तो आपके 6 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। मुश्किल से 2 घंटे की वीडियो है, आपको सिर्फ सुननी है, बस कुछ नहीं करना है। और कोई अगर नोट पॉइंट आए तो उसे नोट कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। आपके 6 नंबर कहीं गए नहीं है, आप सीधे पेपर में देखोगे ये प्रश्न आपको वहीं मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी आवश्यक लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर कमेंट करेंगे तो अच्छी बात है, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको फिजिक्स के और या केमिस्ट्री किसी चैप्टर के आपको चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसके चैप्टर के सभी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराऊंगा वीडियो में, ठीक है। और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, ठीक है।